नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और इस पेशकश में हम बात करेंगे दो बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों की। आपको बता दें कि दिल्ली में आज INDIA गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली होने जा रही है और आज पूरा विपक्ष एक साथ सरकार का विरोध करते हुए नजर आएगा। तो INDIA गठबंधन के 28 विपक्षी दल इसमें शामिल होंगे। केजरीवाल को जेल भेजने के खिलाफ रैली निकालेंगे। कांग्रेस के अकाउंट सीज किए जाने का मुद्दा भी यहां पर उठ सकता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे इसमें शामिल होंगे। तो रैली में सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन भी शामिल होंगी और दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा और इन तमाम कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। वहीं दूसरे बड़े घटनाक्रम की बात करते हैं। आज बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चुनावी रैली प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। भाजपा के प्रत्याशी अरुण गोविल के पक्ष में वो प्रचार करते नजर आएंगे। तो जयंत चौधरी, OP राजभर, अनुप्रिया पटेल इसमें शामिल होंगी, उनके साथ मौजूद रहेंगी। तो ये दो बड़े राजनीतिक घटनाक्रम है जिस पर लगातार लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, मीडिया की निगाहें टिकी हुई है और लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो पहला जो प्रदर्शन है, ये बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले काफी अहम माना जा रहा है इस प्रदर्शन को, क्योंकि यहां ये पता चल जाएगा कि विपक्षी दल जिस तरीके से एकजुटता के दावे कर रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। एक बड़ा प्रदर्शन रामलीला मैदान में विपक्ष करने जा रहा है जिसमें 28 विपक्षी दल शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार का आगाज मेरठ से, जहां से अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वहीं से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। तो ये दोनों घटनाक्रम बड़े घटनाक्रम जो कि केंद्र की राजनीति से जुड़े घटनाक्रम हैं और दोनों ही घटनाक्रम में खास बात यह है कि सभी बड़े नेता इस घटनाक्रम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। विपक्षी दल जहां बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है जिसमें सभी बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन, डेरेक ओब्रायन और फारूक अब्दुल्ला के अलावा सीताराम येचुरी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो यह बड़ा प्रदर्शन है क्योंकि विपक्ष के सभी बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। और वहीं मेरठ में आज चुनावी प्रचार का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। अरुण गोविल वहां से प्रत्याशी है मेरठ से, जहां पर आज प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विपक्ष पर हमला करना चाहते हैं। वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाहते हैं। उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं, वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। तो लोकसभा चुनाव के पहले इन दोनों ही घटनाक्रम को काफी अहम माना जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान इस विषय पर चर्चा के लिए जुड़े नवोदित मेहरा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, केदार गुप्ता जी, बीजेपी के प्रवक्ता, और राकेश यादव, कांग्रेस के नेता, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और नवोदित जी, आपसे इस पूरी चर्चा की शुरुआत करता हूं क्योंकि हम इससे पहले भी ये चर्चा कर रहे थे नवोदित जी, क्योंकि पूरा विपक्ष एक साथ आने का दावा कर रहा है। 28 विपक्षी दल एक साथ दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या संदेश यहाँ पर जनता को देना चाहते हैं? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जिन विषयों पर आज ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, इन विषयों पर अलग अलग इन विपक्षी दलों ने अभी तक अपने बयान नहीं दिए हैं। नवोदित जी, मेरा विश्लेषण यह कहता है राहुल जी कि दो अलग अलग जगह पे, एक तो दिल्ली में और दूसरा मेरठ में, कुछ ही दूर दिल्ली से वहां पे रैलियां हो रही हैं जी। अब एक तरफ आप देखिए जहां पे प्रधानमंत्री जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, वहां पे वो नीति की बात करेंगे कि हम ये करने वाले हैं, हमारी नीतियां ये होंगी, हमने ये डिलीवर किया है। और दूसरे तरफ 28 विपक्षी दल रामलीला मैदान में क्या बात करेंगे? ये नहीं कहेंगे यहां पर कि हमारी नीतियां ये होंगी, हम ये करेंगे। अभी मोदी विरोधी भाषण होगा या मोदी विरोधी तथ्यों को रखा जाएगा
कि इन्होंने ऐसा गलत किया, इन्होंने इसको अंदर कर दिया, ईडी ये कर रहा है, ईडी वो कर रहा है, तो दोनों के नैरेटिव आपके सामने आएंगे और इन दोनों नैरेटिव में पब्लिक परसेप्शन बनेगा। पब्लिक परसेप्शन ये बनेगा कि कौन विकास की बात कर रहा है, कौन विरासत की बात कर रहा है और कौन ये बता रहा है कि मोदी जी ने क्या क्या दुर्भावनाओं से बात किया। तो नैरेटिव बड़ा साफ होके आएगा इन दोनों रैली में। जब शाम को इसकी विश्लेषण हम लोग करेंगे तो जो पब्लिक परसेप्शन जो स्ट्रांग फेवर में जाएगा वो मोदी जी की जो मानना है उसको और स्ट्रांग करेगा। बिल्कुल, नवोदित जी ने जो अहम बात कही है, राकेश जी आपसे पहले रिएक्शन चाहूँगा क्योंकि एक अहम बात उन्होंने कही है। एक और तो उपलब्धियां बताई जाएंगी, ये बताया जाएगा कि देश की सोर जा रहा है, किस तरीके से सरकार काम करती रही, आगे क्या करेगी, ये तमाम बातें होंगी। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी दल एक बार फिर से मोदी पर निशाना साधेगा। लेकिन राकेश जी, ये देखने में आया कि जब जब मोदी पर निशाना साधा गया है, फ़ायदा सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा को दिखता नजर आया। राकेश जी देखिए, ये फायदे और नुकसान की लड़ाई नहीं है जी। ये सही कहा कि दो जगह दो तरह की बातें होंगी, लेकिन दिल्ली में बातें होंगी तानाशाही और अनैतिकता की। जो देश में दमन किया जा रहा है विपक्षी दलों का, विपक्षी नेताओं का, उसकी बात होगी। उससे भी देश की जनता जुड़ी हुई है। और प्रधानमंत्री जी जहां पहली सभा करने जा रहे हैं, वहां के जो उम्मीदवार हैं उनका देश में क्या योगदान है, ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। कब तक वो भगवान राम के नाम का, छवि का उपयोग करेंगे? एक रामलीला के कलाकार का प्रचार करने वो पहला चुनाव प्रचार का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसकी बजाय वो निर्मला सीतारमण को चुनाव लड़ाते और अपने इस खर्चे को उनको दे देते तो वो चुनाव लड़ सकती थी, उनके पास पैसा पहुंच जाता जितना खर्चा आज वो मेरठ की सभा में कर रहे हैं। तो ये बात दर्शाती है कि आप विकास की बात करने नहीं जा रहे हैं, आप धर्म की बात करने जा रहे हैं। आप इसलिए जा रहे हैं कि वो रामायण सीरियल में उन्होंने राम का रोल किया है, उसको भुनाना है। इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वहां से अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का भाषण आप सुनेंगे और सब लोग सुनेंगे, विश्लेषक भी सुनेंगे कि पूरा वो भगवान राम पर आधारित होगा, विकास पर आधारित नहीं होगा, अपने उन कामों पर आधारित नहीं होगा जो 9 साल में आपने देश हित के लिए करे। वो अगर एक भी काम आप बताएंगे या ये बताएंगे मेरठ में कि कितने बेरोजगार युवाओं को आपने रोजगार दे दिया, हाथ खड़े करवाइए, पूछिए कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने हाथ खड़े होते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये सब नहीं होना है। और इधर जब विपक्ष दिल्ली में एकत्रित होकर अपनी बात, सही बात को सामने रखने जा रहा है तो उसको प्रश्न ये निकाला जा रहा है कि साहब ये तो विरोध करेंगे, ये तो मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे। अगर मोदी जी गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ बोला जाएगा। तानाशाही इस देश ने ना पहले बर्दाश्त करी है, ना आज बर्दाश्त करेगा, ना आगे कभी बर्दाश्त होगी। विरोध लगातार होगा। दो बातें हैं केदार जी, राकेश यादव जी ने जो दो बातें कही हैं उसमें पहली बात तो यही है कि जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी जी को ठीक है, ये जरूर लग रहा है। लेकिन केदार जी ये बात भी अहम है क्योंकि अभी तक विपक्ष ने अलग अलग तरीके से इन तमाम घटनाक्रम को लेकर प्रतिक्रिया नहीं दे दी, चाहे कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई की बात हो जाए या फिर कांग्रेस के खाते सीज किए जाने की बात हो केदार जी। लेकिन अब एकजुट है केदार जी, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, पहली बात तो मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता भाई राकेश जी की बात का जवाब दूं जी कि वो अरुण गोविल एक कलाकार है, मंच कलाकार, और उनका प्रचार करने जा रहे हैं तो राम की बात होगी। मुझे ऐसा लगता है कि एक दोहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वो अरुण गोविल जी जब राम जी का रोल रामायण में करते थे ना तो गलियां सूनी हो जाती थी। उस समय हम लोग सारे काम छोड़कर और पूरा देश सारा काम छोड़कर वो अरुण गोविल जी राम जी का कैसा रोल कर रहे हैं उसको देखने जाते थे। अगर कोई व्यक्ति उसका चरितार्थ कर रहा है उनके जीवन को राम जी के, तो उसका स्वभाव भी वैसा हो जाता है। और अगर वो चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं और उसकी कल्पना हम करते हैं कि ये राम जी के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुणों को अपने जीवन में उतार कर इन्होंने लीला प्रस्तुत की थी, तो उनके चुनाव प्रचार में जाना क्या गलत है? अगर किसी ने राम का रोल कर दिया तो उसके चुनाव प्रचार में ना जाए। और मैं धन्यवाद दूंगा। विकास की बात नहीं होगी यहाँ, केवल धर्म और भगवान राम की बात होगी, ये कह रहे राकेश जी। तो ये आप तो रावण का भी चुनाव प्रचार कर रहा था, रावण को भी टिकट दिया था। मैं क्या मना कर रहा हूँ इस बात, बीजेपी ने। हाँ तो सही है ना, आप तो जब रावण को पहले टिकट दे सकते हैं, आपको बात दे रहे, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। लेकिन वो रामलीला थी संस्कृति, और वो भी राजीव गांधी जी के सहयोग से बनी थी। आपको शायद जब वो बनी थी कांग्रेस को। राकेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप वरिष्ठ हैं, थोड़ा शांति रखिए।
आपका समय आएगा जब करें, केदार जी की बात सुन चैनल लेते का पहले। समय बर्बाद ना करें। नहीं, सच तो बोलना पड़ेगा ना, शांति तो है। क्या अगर गलत बोलेंगे तो सच तो बोलना पड़ेगा ना। संस्कृति परंपरा, भगवान राम का ठेका आपका थोड़ी है, तो सच बोलना। भगवान राम तो मेरे भी है। राकेश जी, बिलबिलाना और कहने में अंतर है। ये आप बिलबिला रहे हो, जैसे 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 आपका इंडी गठबंधन बिलबिला रहा है, वैसे आप मत बिलबिला। ये ऐसी भाषा का प्रयोग मैं नहीं करता, ये आपके आरएसएस के संस्कार हैं इन शब्दों का, ऐसा मैं नहीं करता। राकेश जी, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। राकेश, परंपरा और आध्यात्म में भी जीता है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों बातें आपने सुनी। भारत देश संस्कृति परंपरा और आध्यात्म में जीता है। अगर हाँ, अब दूसरी बात मैं कहता हूं, अगर निर्मला सीतारमण जी के पास पैसा नहीं है, वो देश की वित्त मंत्री हैं, और इतनी बड़ी नेता होने के बाद भी अगर उनके पास धन नहीं है तो केदार जी, इस चर्चा में वापस लौटेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। कई बड़े नेता हैं, वेंकैया नायडू तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर है लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर की, जहां पर खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें राष्ट्रपति भारत रत्न प्रदान करने के लिए पहुंची हैं। तो ये तस्वीरें हैं लाल कृष्ण आडवाणी के निवास पर। इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो कई बड़े नेता इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि बाकी सभी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया और लाल कृष्ण आडवाणी अकेले ऐसे हैं जिन्हें जीते जी भारत रत्न का सम्मान दिया गया है। और इस वक्त ये तस्वीरें हैं, ऐसे सम्मानित किया है। इस मौके पर लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर मौजूद राष्ट्रपति का आवास है दिल्ली में, वहां पर जब ये कार्यक्रम हो रहा था तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है। राष्ट्रपति ने घर में जाकर उन्हें सम्मानित किया है। ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई बड़े नेता भी पहुंचे हुए हैं। खराब स्वास्थ्य होने की वजह से कल वो सम्मान समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। इस वजह से आज ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर मौजूद हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं। वेंकैया नायडू वहां पर मौजूद हैं और कई बड़ी शख्सियत इस वक्त उनके निवास पर मौजूद हैं। राज्यपाल भी मौजूद हैं। चलिए तो हम वापस लौटते हैं उस चर्चा पर जहां देश के दो बड़े घटनाक्रम पर लगातार हम बात कर रहे हैं। पहला तो ये कि विपक्षी दल एक साथ एकजुट होकर रामलीला मैदान पर, दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी कि मेरठ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। नवोदित जी, आपने दोनों पक्षों को सुना था जाने के पहले, जब हम ये बता रहे थे दर्शकों को कि लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मान दिया जा रहा है, उससे पहले आप दोनों पक्षों को सुन रहे थे। नवोदित जी, क्योंकि ये दो बड़े घटनाक्रम इसलिए अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विपक्ष का इतना बड़ा प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन के जरिए एक तरीके का संदेश, लेकिन ये समझने की कोशिश करेंगे जो संदेश देना चाह रहा है विपक्ष, क्या वो प्रॉपर सही तरीके से लोगों के बीच जाएगा? नवोदित जी, आपको लगता है? देखिए राहुल जी, जो मेरी जो अपनी एग्जामिनेशन है या परीक्षण है, संदेश कुछ इलाकों में, कुछ पॉकेट्स में जरूर जाएगा, परंतु एक मोदी जी का जो एक ब्रांड मोदी जो बन गया है, उसके सामने कौन सा ब्रांड खड़ा है वो आपको एक देखना पड़ेगा। संदेश जाने में आप कितने परसेंटेज वोटर में वोट को परिणित करते हैं या सिर्फ भीड़ इकट्ठा करते हैं, और वो भीड़ इकट्ठा करने में जो आप बोलते हैं क्या उसको लोग मानेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। जो मानने की जो संख्या है, आप देखेंगे दिन प्रतिदिन भाजपा नित नई बातें कर रही है, एक एजेंडा पेश कर रहे हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि विकास भी विरासत भी, तो धर्म को उन्होंने, कल्चर को विरासत से जोड़ दिया है और विकास के एजेंडे पे वो लगातार काम करने की बात करते हैं। तो जो बातें आपको यहां दिल्ली में देखने को मिलेंगी और जो मेरठ में देखने को मिलेंगी, बिल्कुल दूसरे ध्रुवों पे मिलेंगी। रही बात विपक्ष के अपने संदेश पहुंचाने की, तो संदेश उनका माइल्डली जरूर जाएगा और वो शाम तक निखर के आएगा, और जब शाम को जब बातें होंगी तो उसमें और विश्लेषण होगा कि क्या वो संदेश जनमानस तक पहुंचा है। नहीं तो नवोदित जी, लोकतंत्र बचाओ इसीलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़े चेहरे की ब्रांड की बात कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन को एक बड़ा नाम इसलिए दिया गया, लोकतंत्र बचाओ अभियान।
जी, लोकतंत्र बचाओ, देखिए हमेशा जब चुनावी बुलबुले आते हैं या चुनावी अश्वमेध शुरू होता है तो लोकतंत्र बचाओ की बात सिर्फ इस चुनाव में नहीं है। इंदिरा जी के टाइम पे भी अगर आप देखें, कांग्रेस के टाइम पे जनसंघ के लोग काफी बोलते थे लोकतंत्र बचाओ। तो हमारा लोकतंत्र खतरे में कभी नहीं होगा राहुल जी। देश की जनता और देश का वोटर जागरूक है, ठीक है, वो इस लोकतंत्र बचाओ के नारे से बहाव में आएगा और स्वीप वोट हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। ठीक है। राकेश जी, सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि सभी लुटेरे, सभी चोर अब एक साथ हो गए हैं, एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र बचाने की बात आप लोग कह रहे हैं, मतलब विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र बचाने की। ये समझा पाओगे कि आप लोगों को कि वास्तव में लोकतंत्र खतरे में है? राकेश जी देखिए, चोर लुटेरे कौन है तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने स्पष्ट कर दिया है। सुधांशु जी को अपनी लिस्ट देख लेना चाहिए। सारे चोर लुटेरों की लिस्ट एसबीआई दे चुका है, तो उस पर तो ज़्यादा बहस करने से मतलब नहीं है, देश की जनता जानती है। अब रहा सवाल लोकतंत्र बचाओ नारे का, वो क्यों आवश्यकता पड़ती है? देश में अगर लोकतंत्र कायम होता, निष्पक्षता से चुनाव हो रहे होते, निष्पक्ष रूप से सारी एजेंसी काम कर रही होती, तो फिर इस नारे की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। फिर मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता, विकास का मुद्दा होता। लेकिन विकास का मुद्दा तो प्रधानमंत्री भी नहीं बता पा रहे। एक शब्द बोल देने से विकास के एजेंडे पे हम चुनाव लड़ेंगे, वो विकास का एजेंडा क्या है? क्या युवाओं को बहुत अच्छा रोजगार मिल गया है, उनको नौकरियां मिल गई हैं, देश की बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है, रुपए का जो स्थिति है बहुत सुधर गई है? क्या हुआ इस देश में? कोरोना काल इस देश ने देखा और उस कंपनी से अरबों रुपए, करोड़ों रुपए, ठीक है राकेश जी, चंदे में लिए। ठीक है, आप कार्रवाइयों का विरोध कर रहे हैं, अनेक पार्टियों ने भी लिए। मेरी बात तो सुन लीजिए जी जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बोलने ही नहीं देना चाहते क्या? या अगर सेंसर करना आप रखिए, आप अपनी बात रखिए। ठीक है, जनता को सच भी सुनने दीजिए ना जी। अगर कोई चीज चोरी हुई है, उस देश में से हुई है, देश के नागरिकों से हुई है, हर नागरिक उससे भुगता है, वहां से गुजरा है, वो मौत का आलम देखा है, वहां की उस दवा वाली कंपनी अगर करोड़ों रुपए चंदा की थी, उस पर चर्चा नहीं करना, उस पर मीडिया में मत बोलिए। आप तो बोलिए कि मोदी जी कैसे अच्छा करेंगे, मोदी जी कैसे देश को 47 में ले जाएंगे। नहीं बोल सकते ये, क्योंकि देश बर्बाद हो रहा है। इस देश की वित्त मंत्री चुनाव लड़ने से इनकार कर रही हैं। उनके परिवार से ये बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का। ये हमने नहीं बोला, उनके घर से बोला गया। चलिए, क्यों बोला गया, इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए। इस देश का वित्त मंत्री के पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। आप बताइए किस हालात में देश पहुंच गया है, और आप बात कर रहे हैं कि ईमानदार हैं। ऐसे ईमानदार होते हैं? ये कौन सी ईमानदारी की परिभाषा है? ठीक है, जवाब देना चाहिए केदार जी देश की जनता को। कांग्रेस को तो दे ही, जनता को भी बताएं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, कौन सी ईमानदारी थी। राकेश जी को आपने सुना, केदार जी, तमाम जो कार्रवाई हुए उसके विरोध में ये पूरा प्रदर्शन है। लेकिन अहम बात तो ये भी है ना केदार जी कि हम अगर इस दौरान, चुनाव के दौरान, अगर हम अपने किए जाने वाले, आने वाले सरकार के किए जाने वाले कामों के बारे में बात करें, देश के विकास के बारे में, लोगों को ये बताएं कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या ये बताना कि लोगों को कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? ये दोनों बातें कितना प्रभाव डालेंगे आपके हिसाब से केदार जी? भाई सीधी बात है कि हिंदुस्तान आज 65% युवा हिंदुस्तान में है, और उन्हें विकास की, रोजगार की बात और महंगाई पर कंट्रोल की बात, ये तीनों बातें महत्वपूर्ण है। तो मैं मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि एक योजना बता रहा हूं, मुद्रा बैंक योजना, उसमें 48 करोड़ लोगों ने ब्याज से पैसा लिया, कम ब्याज से पैसा लिया और लोगों को रोजगार बांटा है। यह है नरेंद्र मोदी की योजना। दूसरी योजना मैं आपको बताता हूं कि आत्महत्या कर रहे हैं, करीब 4 करोड़ आवास उन लोगों को दिया जिनके पास घर नहीं थे। उनका प्रकरण है कि बर्बाद हो गया देश उस योजना से। की बात मैं करूं, जरा आंकड़े देखिए जाके जमीन पे, कितनी रेल लाइन गुंडे वसूलने आते हैं पैसे उनसे, दूसरी बात मैं बोल, घर से निकाल के मारते हैं, सैकड़ों एफआईआर हैं। ये कौन सा मुद्रा लोन है? थोड़ा सीख लो। ब्याज का धंधा, पूरे गुंडों का धंधा पूरे देश में पैदा कर दिया, उसको आप रोजगार बोलते हैं। आईबीसी वाले इतना ध्यान रखो, देश कर्जदार हो गया है, कुछ नहीं, उनके घर बर्बाद हो गए हैं। आप इन्हें चुप कराइए, खाने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, कर्जा चुकाने के पैसे नहीं, ऐसे में बात नहीं हो पाएगा। देखिए केदार जी, राकेश जी, आप एक एक करके बात रखेंगे तो बात हो पाएगी, क्योंकि नवोदित जी भी बात सुन रहे हैं, उनसे भी मेरे को मुझे मत बोलिए, राकेश जी को चुप होने बोलिए। केदार जी आप अपनी बात रखिए, मैं समझ रहा हूं आप दोनों इस तरीके से बात करेंगे, आप दोनों के लिए बात है। केदार जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा, उनको शांत होने बोलिए। ठीक है, आप अपनी बात कीजिए केदार जी। बोलिए। मैं बोलने नहीं दूंगा उनको। मैं बोलता हूं कि हमारे एनडीए गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी जी, आपके इंडिया के कौन है नेता बताओ?
अरे एक तरफ 1 मुंडी है, एक तरफ 10 मुंडी नहीं, वो तो रावण की 10 मुंडी थी, यहाँ तो 28 मुंडी है। मेरे ख्याल से 2.8 रावण तो बीजेपी में था, रावण है और मारने वाला एक है राम। तो यहाँ पर जो असली रावण तो बीजेपी में था, सीधा स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं। अरे जब राजनीतिक नेता लोग अपराध करें और उन पर कार्रवाई हो तो अपने नेताओं को बचाने के लिए लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। क्या केजरीवाल जी पैसा खाएं उनको छोड़ दें? लालू जी ब्रजभूषण शरण पे क्या हुआ? छोड़ दें। सीधी ब्रजभूषण शरण पे क्यों नहीं की कार्रवाई? कोई भी राजनेता चाहे किसी पार्टी का टेनी पे क्यों नहीं कार्रवाई की? करता है तो जेल जाएगा। टेनी का क्या हुआ? सारे एक होके लोकतंत्र वो अपराधी नहीं था, सावधान हो जाए। शरण कौन था? मैं कहता हूँ ठीक है, गठबंधन है तो कितनी सीटें आपने दी है बताइए। टेनी कौन था? पंजाब में गठबंधन है तो वहां बताइए, यूपी का गठबंधन के बारे में बताइए। आप जवाब ही नहीं है इनके पास। लड़ाई लड़ रहे हैं और दिल्ली में जाकर एक होके अपने नेताओं के लिए लड़ रहे हैं। देश की जनता से आपको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आप नवोदित जी केजरीवाल को बचाना चाहते हैं, आप लालू यादव को बचाना चाहते हैं, आप अखिलेश को बचाना चाहते हैं। आखिर अपने नेताओं को बचाने के लिए देश का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जो अपराध किया वो जेल जाएगा, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे कितनी मजबूत पार्टी का हो। ठीक है नवोदित जी, पूरे नाम यहाँ पर केदार गुप्ता जी ने गिनवाए। तमाम दागी नेताओं के ऊपर इस तरीके से चुनाव के समय जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई को क्या वो गलत साबित कर पाएंगे आज दिल्ली में रामलीला मैदान में, आपको लगता है? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को बोलने का हक है और वो वोटरों के सामने अपने मुद्दे रख सकते हैं। जहां तक आज की जनता, आज का वोटर ये जानता है कि पब्लिक परसेप्शन एक दूसरी चीज है और न्यायिक प्रक्रिया एक दूसरी चीज जी। अंततः न्यायालय ही डिसाइड करेगा कि कौन दोषी था और कौन इसमें शामिल हुआ था। बात ये आती है कि अगर कोई नेता किसी भी कारण से अभियुक्त बनाया जाता है और उसको अगर बेल न दी जाए तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनता है कि कहीं दोष जरूर होगा, इसलिए बेल कोर्ट ने नहीं दी। हालांकि न्यायालय उसको अंतिम फैसला करेगा। अब बात आती है कि आप क्या परसेप्शन बना रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है राहुल जी। परसेप्शन एक तरफ तो बात होगी, जैसा बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि एक तरफ दूसरी तरह की बात होगी और दूसरी तरफ अपने को बचाने की और दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की बात होगी। अब मेरा ये मानना है राहुल जी कि जब प्रधानमंत्री वहां बात करेंगे तो बात सिर्फ वो राम मंदिर तक सीमित नहीं रहेगी, उसके आगे विकास के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 370 की वो पूर्ण रूप से बात करेंगे। जहां विकास की बात आती है तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की वो जरूर बात करेंगे कि देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ है। एमएसएमई सेक्टर की बात करेंगे क्योंकि मेरठ के क्षेत्र में काफी एमएसएमई है वहां पे और 15 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होते हैं। वो जरूर वहां नारी शक्ति की बात करेंगे जिससे कि 28 करोड़ लोगों के खाते वहां पे खुलवा गए। उज्ज्वला की बात करेंगे, ट्रिपल तलाक की बात करेंगे, वहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी काफी है मेरठ के इलाके में। नारी शक्ति वंदना अभियान की बात करेंगे तो काफी मुद्दे हैं उनके पास। चलिए ठीक है, अंतिम अंतिम प्रतिक्रिया राकेश जी आपसे अंतिम प्रतिक्रिया, क्योंकि आप उस समय बोल रहे थे जब केदार जी बोल रहे थे तब बोल रहे थे। राकेश जी आपके अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो ब्रजभूषण शरण का उदाहरण है, टेनी का उदाहरण है। क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, कैसे हुई हैं, पूरा देश जानता है। अब प्रधानमंत्री जी मेरठ जा रहे हैं तो सबसे पहले दो ही बात का जवाब दे दें, कितने लोगों को मेरठ में रोजगार दिया है वही बता दें। वो सबसे बड़ी बात होगी। जो युवाओं की बात कर रहे हैं, अनेक बड़ी परिभाषा करने से तो होगा नहीं कि हमने ये करा, 15 करोड़ लोगों को ये मिल गया, वो मिल गया। आपकी वित्त मंत्री के पास ही पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का, तो उनका भी पंजीयन करा दें, किसी सरकारी मदद से उनको भी सहायता मिल जाए, उनको मुद्रा लोन करा दें, वो चुनाव लड़ लें। तो इन बातों का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे और कोई कहानी है। ठीक है, तो कुल मिला के 2 बड़े घटनाक्रम है और इस 2 बड़े घटनाक्रम पर लगातार देश की निगाह भी टिकी हुई है, मीडिया की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि आज ये दोनों घटनाक्रम से पता चलेगा लोकसभा चुनाव के पहले दोनों ही, चाहे विपक्षी दल की बात करें चाहे सरकार, अभी केंद्र की सरकार की बात करें, किस तरीके से चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज सुबह से हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आप तक और इससे जुड़ी अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं कि 2 बड़े राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त देश में जारी है। विपक्षी दल जहां रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, 28 विपक्षी दल यहां पर जुटेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और दूसरी ओर मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। देखना यह है कि लोकसभा चुनाव के पहले इन तमाम घटनाक्रम का कितना असर आने वाले समय में जनता पर पड़ता है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।